गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जगदीश चंद्र मूंड इकोनॉमिक्स लेक्चरर आपके सामने इकोनॉमिक्स विषय की पहली कक्षा लेके आया हूं। वेलकम, आपका स्वागत है। अब जब पढ़ाई शुरू हो चुकी है, लॉकडाउन की ऐसी स्थिति में विद्यालय बंद हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें पढ़ना तो पड़ेगा, हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा, आपके स्कूल का अलग से 11th क्लास का ग्रुप बन चुका है। उसमें आप अपने अध्यापकों को बताइए कि आपके पास कौन सा विषय है और उसी अनुसार अपनी पढ़ाई करना शुरू कीजिए, ताकि हमारा वक्त बर्बाद ना हो और पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। आज का हमारा पहला टॉपिक है अर्थशास्त्र, जो कि हमारे विषय का नाम भी है अर्थशास्त्र, जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब अर्थशास्त्र है क्या, इसके अगर हम शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो दो शब्दों के मेल से बना है ये, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब धन और शास्त्र का मतलब विज्ञान, यानी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इससे अभिप्राय यानी धन संबंधी जितनी भी बातें हैं उसका अध्ययन इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमारे द्वारा लिया जाता है। या आप कहीं इकोनॉमिक्स शब्द अंग्रेजी का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के दो शब्द ओइकोस और नीमिन। ओइकोस का मतलब है घरेलू और नीमिन का मतलब है प्रबंध। इसका मतलब घरेलू प्रबंध, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, बूढ़ा है, अमीर है, गरीब है, सभी को अपने घरेलू गृहस्थी संबंधी आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं इस भौतिक युग में, क्योंकि उसके बगैर काम ही नहीं चल सकता। तो अर्थशास्त्र इन बातों के बारे में हमें बताता है, यानी ये हमारी आर्थिक समस्याओं का निदान करता है। आर्थिक समस्या, कौन सी आर्थिक समस्या? आर्थिक समस्या का मतलब है बेटा, हमारे पास, जैसे कि आप अपने समाज में भी देख रहे हैं, मान लिया आपके पास पैसा, धन या जो हमारे साधन हैं, साधन किसे कहेंगे? भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। ये चार साधन मुख्य रूप से काउंट करते हैं अर्थशास्त्र में, जिनका आपका बार बार पालना पड़ेगा जब अर्थशास्त्र जब पढ़ेंगे आप। तो वो है तो सीमित ही। अब जैसे भूमि है तो भूमि किसी के पास 5 एकड़ हो सकती है, किसी के 10 एकड़ हो सकती है, अनगिनत तो सारा विश्व तो नहीं हो सकता ना उसके पास। तो उसमें जो खेती करने वाला है उसको पहले पता करना पड़ेगा, साधन सीमित हैं, जबकि उसकी आवश्यकताएं तो है सीमित है, प्रत्येक गृहस्थ की, प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक मानव की। अब ऐसी स्थिति में उन सीमित साधनों में ही उसे उन असीमित आवश्यकताओं को, कहने का मतलब हमारे इंसान मानव व्यवहार की अगर हम बात करें तो आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन सीमित हैं। उन्हीं सीमित साधनों में हम उन असीमित आवश्यकताओं का चयन करना होगा, यानी चयन की समस्या, वितरण की समस्या, बंटवारे की समस्या, आवंटन की समस्या, वही हमारी आर्थिक समस्या है। क्यों? क्योंकि इस एक साधन के प्रयोग भी तो वैकल्पिक हैं, बहुत से प्रयोग हैं। जैसे उस धन से तो हम कूलर भी खरीद सकते हैं, कपड़े भी खरीद सकते हैं, अपना खाना भी खरीद सकते हैं, मकान भी खरीद सकते हैं, अनेकों काम किए जा सकते हैं, परंतु वो साधन हमारे पास सीमित ही है और आवश्यकताएं बहुत हैं। उन सबको हमें, कौन से कार्य को हमें पहले करना पड़ेगा, कितना साधन, कितना पैसा हम किस कार्य पे खर्च करें। सामान्य से अगर हम आप पैसे से ही लेना चाहते हैं एक बार, तो वो समझ सकते हैं आप कहाँ कहाँ हम खर्च करेंगे, उनका
वैकल्पिक प्रयोग है, उसे हमें चयन करना पड़ेगा। ये चयन की समस्या ही हमारी आर्थिक समस्या है। यानी आर्थिक समस्या 3 कारणों पर निर्भर करती है: असीमित आवश्यकताएं, सीमित साधन और वैकल्पिक प्रयोग। और आर्थिक समस्या उत्पन्न किस कारण हुई? क्योंकि प्रत्येक ग्रस्त को आर्थिक क्रिया करनी पड़ती है। अब आर्थिक क्रिया कौन सी किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया यानी सीमित साधनों का प्रयोग से हम जितनी भी अपनी आवश्यकताएं हैं उनको संतुष्ट करने के लिए जो क्रिया करते हैं वो आर्थिक क्रिया है। अब ये जो असीमित आवश्यकताएं हैं इनको संतुष्ट करने वाला कौन है? यानी उन वस्तुओं और सेवाओं, वस्तु और सेवा 2 चीजें होती हैं अर्थशास्त्र में। वस्तु आप समझते हैं, ये आप देख रहे होंगे, वस्तु है, चौक वस्तु है, ब्लैक बोर्ड वस्तु है। सेवा यानी इन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो और जिनके प्रयोग से हमारी संतुष्टि होती है वो वस्तु है। परंतु सेवा को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब ये सेवा है, आपकी आवश्यकता की संतुष्टि तो हो रही है ना। आपको अर्थशास्त्र विषय पढ़ना था, ये आपकी आवश्यकता थी, और जैसे ही मैं पढ़ा रहा हूं आपकी संतुष्टि हो रही है। परंतु ये ना तो छू सकते हैं आप और ना ही इसे देख सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, तो इसे सेवा कहते हैं। तो वस्तुएं और सेवाओं का प्रयोग करने वाला जो है वो उपभोक्ता कहलाता है। यानी इन सबको प्रयोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता का मतलब है उपभोग करने वाला, यानी वो व्यक्ति, वो संस्था, वो व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। अब उपभोग क्या है? उपभोग अपने आप में वो क्रिया है जो आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जिनसे वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग होता है, वो उपभोग है। अब उपभोक्ता तो प्रयोग करने वाला हो गया, इन वस्तुओं को या सेवाओं को बनाने वाला कौन है? वो उत्पादक कहलाता है। वह व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या बिक्री करता है। यानी मैंने बनाया तो नहीं, या मान लिया आपके, तो आप दुकान से लेके आए, बुक सेलर से लेके आए, चाहे सरस्वती बुक डिपो से लिया हो, अग्रवाल बुक डिपो से लिया हो, या टुटेजा से लिया हो, उन्होंने भी बनाया नहीं, परंतु क्या वो उत्पादक नहीं है? जी हाँ, वो उत्पादक वो भी है, क्योंकि वो बिक्री कर रहे हैं। आपने तो उन्हीं से लिया ना। तो जो उत्पादन करता है वस्तुओं और सेवाओं का या बिक्री करता है, और वो उत्पादन और बिक्री करते क्यों है भाई? उन्हें क्या पड़ी? उन्हें पैसा चाहिए ना। मान लिया 5 रुपए का ये पीछे से वो खरीद के लेके आए और 7 रुपए का दिया, 2 रुपए खुद भी तो कमा रहे हैं। या मैं सेवा जो आपको दे रहा हूं, मैं फ्री में तो नहीं ना, मैं भी तो कमाई के लिए ही है, क्योंकि मुझे मेरी तनख्वाह मिल रही है। या आपका कोई ट्यूटर है, ट्यूशन लगा रखी है आपने, तो वो आपसे पैसे ले रहा है। तो इसका मतलब वो सारे आय अर्जित करने के लिए ऐसा करते हैं। यानी उत्पादक की परिभाषा हमारी हो गई वह व्यक्ति जो आय अर्जित करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या बिक्री करता है, और वो प्रक्रिया जिससे उत्पादन होता है वो उत्पादन है। यानी ये जो आपका डस्टर बना, इस डस्टर में देखिए आपके आगे एक ये सामने लगा हुआ है फोम सा, कपड़ा कह सकते हैं हम इसे, और इधर लगा हुआ है लकड़ी, इसको बनाया है उसने। जबकि क्या ये लकड़ी और कपड़ा पहले से ही ऐसा था? जी नहीं। लकड़ी तो सामान्य होगी वृक्षों से, और लठ पड़ा होगा, उसको स्वार सूर के तैयार किया, यानी वो हमारा कच्चा माल था, इसमें गोंद भी लगा है। यानी कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं अब ये उपयोग करने लायक हुआ, जबकि वो पहले लकड़ी का टुकड़ा और ये कपड़ा गोंद अलग अलग पड़े थे, वो डस्टर के काम नहीं आ रहे थे। और चीजों के काम लिए जा सकते हैं, तो डस्टर के काम नहीं लिया जा सकता, तो वो कच्चा माल था। इस कच्चे माल को, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कच्चे माल को वस्तु और सेवाओं के रूप में उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं में परिवर्तित किया जाता है, वो कहलाता है उत्पादन। अब एक बात और भी है, उपभोक्ता हो गया आपका, उपभोग हो गया, उत्पादक
जो उत्पादन करने वाला है और आय अर्जित करने के लिए करेगा, और किसका करेगा? वस्तुओं और सेवाओं का करेगा। उत्पादन यानी कच्चे माल को जो उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया उत्पादन कहलाती है। अब एक बात और भी है, कोई वस्तु बन गई, उत्पादन हो गया, उत्पादक ने उत्पादन कर दिया, और उपभोक्ता उपभोग करेगा। क्या सारे के सारे व्यक्ति या संस्थाएं जो भी उपभोक्ता हैं वो सारे के सारे जहां ये वस्तुएं बनती हैं उस फैक्ट्री से थोड़ा लेके आता है? बीच में बांटने वाले भी तो होते होंगे। इसका मतलब एक और है इन दोनों के बीच में, उत्पादक और उपभोग के बीच में, उपभोक्ता के बीच में, या इसे आप उत्पादन और उपभोग कह लीजिए, उपभोग के बीच में एक और कड़ी रह जाती है जिसका नाम है वितरण। यानी ये 3 अर्थशास्त्र के घटक हैं। तो एक बात और क्लियर हो गई, अर्थशास्त्र के घटक कौन से होते हैं? उत्पादन, उपभोग और वितरण। अब उपभोक्ता के पास वस्तुएं पहुंच गई, उत्पादक ने तैयार कर दी वस्तुएं, वितरण बांटने वाले ने उसे बिक्री करके और वो पहुंच गई। परंतु मान लिया एक आदमी 10,000 रुपए प्रति महीना कमा रहा है, ठीक है? 10,000 रुपए प्रति महीना कमाने में वो सारे के सारे क्या उस महीने खर्च कर देता है? जी नहीं। मान लिया खाने पीने पे, कपड़ों पे, दवाइयों पे, मकान पे, अन्य सारे कामों पे उसने 7,000 रुपए खर्च कर दिए। 10,000 रुपए उसकी इनकम थी, 7,000 रुपए उसने क्या कर दिए? खर्च कर दिए। बचे कितने? 3,000। अब ये 3,000 रुपए क्या हो गए? बच गए, यानी ये सुरक्षित पड़े हैं। इसे हम क्या कहेंगे? बचत। सामान्य सा शब्द है। यानी बचत की परिभाषा अगर कोई पूछे आपसे तो ये आय थी उसकी, और ये 3,000 रुपए आय का भाग ही हो गया। आय का वह भाग जिसका, यानी ये तो उपभोग कर दिया, उपभोग करने के बाद जो बच जाता है, यानी आय का वह भाग जिसका उपभोग नहीं किया जाता, बचत कहलाता है। तो आपका एक हो गया बचत। अब हर बार सेविंग, मान लिया है 3,000 रुपए इस महीने उसने बैंक में रख दिए या घर रख दिए, उसके बाद अगले महीने फिर 4,000 रुपए बच गए, अगले महीने 2,000 बच गए, किसी महीने कम बचे, किसी महीने ज्यादा बचे, और साल में जाके लगभग 70,000 रुपए हो गए। क्या आजकल आपको पता नहीं है 70,000 रुपए क्या हम टोटल वो घर में ही जमा थोड़े करते रखेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं रखेंगे। अब आप कहोगे सर बैंक में जमा करवा देते हैं, बैंक में भी मान लिया 70,000 जमा करवा दिए, कुछ और ज्यादा बढ़ते गए, साल दर साल बचत होती रही, फिर और ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। फिर हम क्या सोचेंगे, क्यों ना इस पैसों को बढ़ाया जाए, 70,000 के इन पैसों से ही 80 कर लिए जाए। तो उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए एक तो सेविंग वाला ब्याज है, अकाउंट बैंक वाला ब्याज है, या किसी व्यक्ति को दे दिया ब्याज पे, इंटरेस्ट पे, तो वहां से आ सकता है। फिर उसमें आपको ये लगता है कि भाई कुछ एक लोग तो ऐसा भी कर सकते हैं, परंतु सारे तो ऐसा नहीं करते। फिर कुछ सोचते हैं कि क्यों नहीं इसको बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, मेरे मित्र ने या उस रिश्तेदार ने वो धंधा किया था, वो व्यवसाय किया था, और उसने उसमें 1 लाख रुपया लगाया और 1 साल में उसने तो 2-2.5 लाख कर लिए। अब आपका भी दिल करेगा। इसका मतलब आप उन पैसों से, बचत वाले पैसों से, वो पैसे कहीं ना कहीं आप लगाएंगे और ज्यादा आय उपार्जित करने के लिए। उसे हम कहते हैं निवेश। उसे क्या कहेंगे हम? निवेश। यानी वो हम या तो कोई ना कोई परिसंपत्ति खरीद लेंगे। परिसंपत्ति का मतलब जायदाद, जमीन वगैरह, दुकान वगैरह, प्लाट वगैरह, या किसी फैक्ट्री वगैरह में, या मशीन वगैरह लगा ली हमने, या कोई और गाड़ी वगैरह किराए चलाने के लिए ले आए, वो हमारी परिसंपत्ति होगी। उन परिसंपत्तियों पे जो उस परिसंपत्तियों की खरीद पर जो खर्च किया जाता है, जो खर्च होता है, वो कहलाता है हमारा निवेश। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी इकोनॉमिक्स की, जिनका पाला हमें पढ़ता रहेगा। तो आज सामान्य सा टॉपिक मैंने लिया था। आप लोगों को करना क्या है? अर्थशास्त्र
हाँ, एक बात और बता देता हूं, अर्थशास्त्र की आगे जाके दो शाखाएं हो जाएंगी, व्यष्टि और समष्टि, यानी माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो में फर्क क्या रहेगा? माइक्रो बताएगा सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब छोटे स्तर पे, छोटे स्तर पे का मतलब एक व्यक्ति, एक परिवार, एक उद्योग की आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करता है। जबकि मैक्रो ये तो है नहीं कि एक एक व्यक्ति की करनी पड़ती है हमें, कई बार पूरे देश की, पूरे समाज की, पूरी अर्थव्यवस्था की, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने वाला अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। एक व्यक्ति, एक परिवार, एक इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो दो शाखाओं के बारे में भी बातें होंगी हमने। अब हमें आज के टॉपिक के बाद आपको करना क्या है? आज का वीडियो लेक्चर देखते ही आपको तुरंत मेरे नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप लोगों के पास किताबें नहीं हैं तो उस नोट्स में से आप कर लीजिए। वीडियो लेक्चर सुनते समय आपको कोई मेन बात लगती है कि ये मुझे नोट करनी चाहिए, तो वो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोट कर लीजिए। और आप लोगों को इन परिभाषाओं की, एक एक नंबर की परिभाषाएं याद करनी है। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? एक बार फिर बता देता हूं। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों के संबंध में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्ति, एक परिवार, एक इकाई की आर्थिक क्रियाओं, मुद्दों, समस्याओं के बारे में अध्ययन करता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संबंध में आर्थिक क्रियाओं, मुद्दों, समस्याओं का अध्ययन करता है। उसके बाद आर्थिक समस्या, एक परिभाषा आपकी, आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या यह चयन की समस्या है, वैकल्पिक उपयोगों में दुर्लभ संसाधनों के आवंटन की समस्या है, जो इस तथ्य के कारण उदित होती है कि संसाधन दुर्लभ है और इनके वैकल्पिक उपयोग है। हमने तीन बातें की थी, असीमित आवश्यकताएं, सीमित साधन और वैकल्पिक प्रयोग, इनके कारण उत्पन्न हुई थी। एक हमारी परिभाषा आप आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? वो क्रिया जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से है। उसके बाद उपभोक्ता, वह व्यक्ति, संस्था या व्यक्तियों का समूह जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयोग करता है। उपभोग क्या है? वह क्रिया जिसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रयोग होता है। उत्पादक, वह व्यक्ति जो आय अर्जित करने के लिए, कमाई करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या बिक्री करता है। उत्पादन क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। बचत, आय का वह भाग जिसका उपभोग नहीं किया जाता, वो बचत है। निवेश, वह खर्च या वह व्यय जो परिसंपत्तियों की खरीद पर खर्च किया जाता है। और एक अर्थशास्त्र के तीन घटक कौन कौन से? उत्पादन, उपभोग, वितरण। क्लियर हुआ? अच्छे से लेक्चर को देखिए, उसके बाद अपने खुद के नोट्स बनाने हैं बेटा, और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों को भेजने हैं। दैट्स ऑल।